नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरानी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HCS का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है और इस परीक्षा में 61 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। लेकिन HCS के रिजल्ट पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों ने HPSC के बहाने सरकार को घेरा है। विपक्ष ने सरकार पर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है और विपक्ष ने इस भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सीटें खाली रखने के आरोप को भी लगाया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजगार को लेकर के सवाल खड़े किए। तो अब सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में धांधली बरती गई है, और अगर नहीं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आखिर उनके मायने क्या है। अब ये साबित हो गया है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और दिव्यांग विरोधी है। ये तो हमें पहले ही पता था। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से HPSC यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन हरियाणा का काम कर रहा है, उससे साफ नजर आता है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार की मंशा सही नहीं है। अभी जिन 61 पदों के लिए HCS को सेलेक्ट किया गया HPSC के द्वारा, उनमें पिछड़े वर्ग के साथ और SC वर्ग के साथ जबरदस्त भेदभाव और अत्याचार किया गया है। नियोजित तरीके से भर्ती की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए, मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करते हुए 100 पद थे लेकिन सिर्फ 61 स्टूडेंट्स को उसमें पास घोषित किया गया। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूरे रिजल्ट को देखभाल करके इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया ताकि SC उम्मीदवार, BC उम्मीदवार, BCA, BCB और दिव्यांग उम्मीदवार कम से कम संख्या में सेलेक्ट हों। देश में जातीय जनगणना की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी उसका सबसे दयनीय स्थिति किसी की है तो युवाओं की है। सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसी पार्लियामेंट के सत्र में जो पीछे गया मॉनसून सत्र में मैंने सवाल पूछा था, आपको पता है पहले रिकॉर्ड आता था CMI का। CMI हर महीने का डेटा उपलब्ध कराती है और CMI के डेटा के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और हरियाणा में बेरोजगारी यहीं तक इस जवाब को सीमित नहीं रखा उन्होंने कहा दुखदाई बात यह है कि जिस प्रदेश में 2013-14 में देश में सबसे कम बेरोजगारी थी 3%, वो बढ़कर अब 9% हो गई है। 9%। और भारत सरकार के भी लोगों को जवाब देना चाहिए, जो इनके मंत्री आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए, वो भी ये बताएं। जब ये बात आई, हमें तो धरातल की हकीकत पता है आज हरियाणा में क्या स्थिति हो रही है। आज हरियाणा में स्थिति ये हो रही है कि नौजवान बेरोजगारी को लेकर इतना निराश हो चुका है, कोई रोजगार का क्या अवसर उपलब्ध नहीं है, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे में आज हरियाणा। तो सभी के आरोपों को आपने सुन लिया है और आज के सवाल भी इसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि HPSC के जो रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं आज हम समझेंगे। सवाल ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं ये कितने सही हैं, और रोजगार पर ये जो सियासत हो रही है इससे भला किसका होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं, लेकिन इनके मायने क्या है ये समझते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष खटाना जी आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और निवांग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। निवांग शर्मा जी आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक तो HPSC के रिजल्ट पर सवाल है, भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पिछड़ी जाति हैं या जो SC वर्ग है उनको भी कहीं ना कहीं आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, या आप लोग कि ये जो एक तरीके की मानसिकता उसको दिखाता है। ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, और बार बार पिछड़ों की, अति पिछड़ों की या दलितों की जो बात इसके साथ अब जोड़ी जा रही है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, प्रतिपक्ष हरियाणा के
नियुक्तियों के मामले में इतने खोखले अधिष्ठान पे खड़ा है, इतनी खोखली नींव और आर्गुमेंट पर अपनी बात रख रहा है कि उनको खुद ये एहसास नहीं है कि बिल्कुल देसी में कहना ना बोथरी बात है, कोई दम नहीं है इनकी बातों में, कोई तथ्य नहीं है। मैं तथ्यों पर इनकी धज्जियां उड़ाता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी नियुक्तियां चाहे एचपीएससी से हुई हों, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हुई हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिताश्री को मैं याद कराना चाहता हूं कि इनके पूरे शासनकाल में जितनी भर्तियां हुई उससे 20,000 अधिक सरकारी नौकरियां हरियाणा की वर्तमान सरकार ने 9 साल पूरे होने से पहले दे दी, 10 साल में भी नहीं दे पाई थी। दूसरा, इनके शासनकाल में भर्तियों का अर्थ होता था खर्ची पर्ची के आधार पर, जिला जाति के आधार पर, नोटों के धन के झोले के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। ये स्थापित बात थी और हरियाणा के सभी नौजवानों ने, नवयुवतियों ने हरियाणा की तो परीक्षाओं की तैयारी करनी बंद कर दी थी। वो तैयारी करते थे राजस्थान की, दिल्ली की परीक्षाओं की। वजह क्या थी कि एचसीएस की अगर भर्ती होगी तो रिजल्ट ऐसा आता था आयुष भाई के रिजल्ट आने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रजत पंजेटा जी की पार्टी के नेता वो अखबार में बयान दे के लिस्ट घोषित कर दिया करते थे कि फलाने विधायक का भांजा आएगा, फलाने मुख्यमंत्री के फलाने रिश्तेदार का नाम लिस्ट में है, फलाने मंत्री का बेटा, भांजा, दामाद। ये 2-2, 3-3 दिन पहले लिस्ट जारी कर दिया करते थे और हैरत होती थी हरियाणा के लोगों को कि जब ये लिस्ट जारी करते थे इस तरह की, क्योंकि इनको खबर रहती थी अंदर से, तो वो लिस्ट लगभग यूं की यूं आ जाया करती थी। अर्थात इनके शासनकाल में एचपीएससी में रिजल्ट एचपीएससी तैयार करता था पेंसिल से, उसको बदला जाता था मुख्यमंत्री के निवास पर और वहां पर मन चाहे लोगों की नियुक्ति के पत्र जारी कर दिए जाते थे। तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो वो हम पर धांधली के आरोप लगाएं, ये अच्छा नहीं लगता। जिनकी नियुक्तियां हुई हैं इस दौर में वे सब जानते हैं कि साधारण एक छोटी सी दुकान चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले साधारण किसान जिसके पास शायद अपने खाद बीज के पैसे भी ना हों, पंचकुला आके इंटरव्यू देने के लिए भी शायद उसको उधार लेना पड़ता हो किसी से, ऐसे परिवारों के बच्चे परिश्रम और मेहनत के आधार पर वो एचसीएस भी लगे हैं और दूसरे ऊंचे पदों पर भी गए हैं और ग्रुप डी तक उनकी भर्ती हुई है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो दलित विरोधी हैं, ये तो बैकवर्ड के विरोधी हैं, कम से कम तथ्यों पर तो जाते अच्छा लगता। कुल मिलाकर हुआ क्या है उसको समझने की जरूरत है। 2008 में नियम बनाए गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में बनाए गए और वो नियम ये कहते हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को जो एचसीएस की परीक्षा में बैठता है उसको हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम 33% अंक लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। ओवरऑल उसको 45% अंक लेने पड़ेंगे पास होने के लिए, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। इस मामले में सबके लिए समानता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दलितों के लिए आरक्षण नहीं है, बैकवर्ड के लिए आरक्षण नहीं है। जिसका भी आरक्षण की जिसकी पात्रता बनती है उसको आरक्षण है और वो अपने सेक्शन में compete भी करता है। लेकिन न्यूनतम योग्यता यूं मान लीजिए एक स्तर पर कि आपको इतने अंक तो हिंदी अंग्रेजी में लेने पड़ेंगे, इतना आपका ओवरऑल एवरेज होगी। तो भाई अगर कम संख्या में 100 पदों के लिए हमने परीक्षा कंडक्ट की और उस न्यूनतम अर्हता जो थी, उस न्यूनतम मानदंड को पार करने वालों की संख्या कम रह गई, तो इसमें सरकार कहां से आ गई, इसमें भाजपा कहां से आ गई? ये तो जो परीक्षार्थी। ठीक है, आपने दोनों के सवालों का जवाब दिया। अब मैं इन लोगों से फिर से सवाल लेता हूं। एक सेकंड। अगर मान लीजिए 100 लोगों को चुना जाना था, कुल मिलाकर सबकी बारी आ जाती, मान लो सबके 100 के 100 पद भरे जाते, अगर 300 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती, न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी के पैमाने थे उसके पार चले जाते, तो 300 या 400 कर लेते तो 300 लोगों का इंटरव्यू होता। जितने लोगों ने वो परीक्षा उत्तीर्ण की, वो मानक की लाइन को, उस टच लाइन को पार किया,
सबके सबको इंटरव्यू में बुलाया गया, सबके सबकी नियुक्ति हो गई और जो पद खाली रह गए वो जिस सेक्शन के लिए आरक्षित हैं आगे भर लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, कौन चलिए। लोग हैं ये झूठ बोल ठीक करके है, गुमराह कर रहे हैं ये देश जवाब को? तो निवान जी देंगे, लेकिन मैं मनीष जी से भी इस पहले जवाब देता हूं। मनीष जी, जो आरोप आप लोग लगा रहे थे, अभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए आप लोग पहले अपना समय देखिए, और अभी भी कह रहे हैं हमारे तो 10 साल पूरे नहीं हुए, आपसे कहीं ज्यादा हमने नौकरियां भी दी हैं और पारदर्शिता के साथ दे रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, झूठ के हाथ पैर नहीं होते, और मेरे भाई ने कहा कि मैं धजिया उड़ा दूंगा, तो धजिया तो इन्होंने हरियाणा वासियों की उड़ाई थी। धजिया तो किसान की भी उड़ी, जवान की भी उड़ी, नौजवान की भी उड़ी और पहलवान के आंकड़े पर आ जाओ, इसमें किसान जवान पे आऊंगा, में कर लेंगे, सब आंकड़े पे आऊंगा। नौकरियों के आंकड़ों पर आओ, तथ्यों पर आओ, जुमलेबाजी नहीं करने दूंगा, गलत बात, तथ्यों गलत पर बात बात, करनी पड़ेगी। गलत कम टू बात, फैक्ट, खान कम साहब, टू गलत फैक्ट। बात, गलत कोई बात। ठीक है, फैक्ट्स पे आरोप बात नहीं करते हैं, लगाने एक के बाद झूठ गलत झूठ- बात। वीरेंद्र जी, एक सेकंड। वीरेंद्र जी, आप देखिए, आपने अपनी बात रखी, एक सेकंड, अभी मनीष जी का समय। मनीष गलत बात, भाई फैक्ट पर आए ना, नहीं, गलत बताइए बात, उन्होंने फैक्ट्स कितनी पे बात नौकरियां करेंगे, दी? लेकिन अभी बिल्कुल सुनिए गलत तो पहले। बात। हाँ मनीष जी, बिल्कुल गलत। नौकरियां कितनी दी थी ये बताओ ना, मैं इधर उधर की बताऊंगा। बात क्यों करते हो? सुनोगे तो बताऊंगा, चिल्लाओगे हाँ, तो मैं सुन रहा हूँ। वीरेंद्र हाँ, जी, सुनो, आराम से सुनिए, सुनो। मनीष जी। हाँ मनीष जी, मेरे भाई ने कहा कि मैं इनकी धजिया उड़ाता हूँ। धजिया वास्तव में उड़ाई है भारतीय नौकरियों जनता के पार्टी आंकड़े ने। बताओ ना, इधर उधर की नौजवान बात कर की, रहे हो। जवान की, पहलवान की और किसान की। अरे पहलवान मेरे जी, भाई जो नौकरियों 20,000 के जो आंकड़े भर्ती बता दो। प्रक्रिया कह रहे हैं, आप इनसे इसी को ये कहते हैं पूछिए। धजिया उड़ना। एक मिनट, आपको मैंने गलत आपके बात, सामने गलत जो मैंने बात, तथ्य रखे हैं गलत उनको बात, काउंटर कर ठीक रहे है। हो। अरे वीरेंद्र जी, आप- मनीष जी आ रहे हैं भाई, उसी बात पर आ आप- रहे हैं। ठीक है, एक तो सेकंड। पहलवान मनीष की जी, बात मनीष आ जी, रहे हैं। नहीं ठीक है, तो देखिए भाई, इधर बात शुरू करने से पहले हर कोई के थोड़ा इधर बहुत नस्ली है कंटेक्स्ट क्या? लेता है ना इधर नहीं, उधर मैं इनकी से। बात ऐसा का नहीं कि जवाब एकदम दे रहा टू हूँ, दी ये पॉइंट सुनने लोग को आ जाते हैं। तैयार एक नहीं सेकंड, है। पहले सुनिए ये तो, पहलवान याद आ रहे हैं ये जो मनीष सुनने को तैयार ठीक नहीं है। है। थोड़ी मनीष देर में अरे सेना की भर्तियों की बात भी कर रही धजिया है। आपकी उड़ने वाली है चौहान साहब। अरे भाई आप किसकी बताओ धजिया कितने लोग उड़ाओगे? भर्ती किए थे, कैसे करते थे धजिया भर्ती, ये तो उड़ाओगे? बता दो ना। चलिए, जितने वीरेंद्र आज जी भी तक सुनिए एसडीओ आप। भर्ती मनीष करे, जी, मनीष जितने जी। अध्यापक भर्ती करे, इनसे पूछिए 80% लोग प्रदेश के बाहर के हैं। 153 में 101 भर्तियां बाहर के साबित करते कर हैं। दोगे इस आंकड़े को? एचपीएससी का अदालत चेयरमैन ले जाऊंगा पैसों के घसीट साथ- के, एक मिनट। अदालत घसीट के ले जाऊंगा। HPSC का जवाब चेयरमैन नहीं दे पाओगे, चेतावनी दे रहा हूँ। सेक्रेटरीट में मिला या नहीं मिला? एचपीएससी का चेयरमैन मिला या नहीं मिला पैसों के साथ? कितने करोड़ों लोग, रुपए नकद मिले या कितनी नहीं नियुक्तियां मिले? हुई, कितनी नियुक्तियां की थी, जरा की बताओ बात कितनी करने वाले नियुक्तियां लोग, की थी? कितने लोगों के आपने इंटरव्यू कैंसिल कर दिए? कितने लोगों के पहले आपके पर्चे लीक हो गए? पर्चा लीक की सरकार है। 153 में 101 अरे भर्तियां तो मनीष जी वही तो बता रहे थे वीरेंद्र जी कि आप लोग के समय में तो लिस्ट पहले ही जारी हो जाती थी, रिजल्ट आने से 3 दिन पहले ही जारी हो गई लिस्ट, वही तो बता रहे थे वीरेंद्र जी। कहने से तो पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल दूं। रजत जी 4 दिन गवाही पहले दे होगी, देंगे 5 अभी। दिन पहले होगी। रजत जी साक्षी बैठक की मेरा गवाही एक देंगे। सीधा नहीं चौहान साहब गलत बात। 80% लोग प्रदेश के बाहर के लोगों को एसडीओ की भर्ती में, अध्यापकों की भर्ती, क्या हरियाणा प्रदेश के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या हरियाणा प्रदेश का नौजवान इस लायक नहीं कि उसको आप नौकरी दे सको? एससी की आपने सीटें ओबीसी बीसीबी की और विकलांग, अगर आपने 40 सीटें रोकी हैं, 100 वहां पर अगर अभ्यर्थी पास होने थे और 61 करे हैं, 40 आपने लगभग छोड़ दिए, तो वो 40 किस लिए छोड़ दिए? सरकार उनको पूरा करता। नहीं आया, मैंने इतना सरलता से बताया है। इनके क्या मैं इतना प्लेनली बताया, समझ भी नहीं आता सरकार क्या? के मंत्री ने, मनीष एक सेकंड में बात करूं, मनीष भारत वही तो सरकार कह रहे हैं के ना, मंत्री ने उसमें जो लोकसभा मिनिमम में खड़े एलिजिबिलिटी होकर- का क्राइटेरिया है, खड़े होकर अगर आप वो ये टच बात नहीं कर कही है। पाएंगे तो कैसे होगा? अतुल जी मेरी बात सुनिए। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लोकसभा के अंदर ये आंकड़े पेश करे कि पहले हुड्डा साहब के कार्यकाल में 0.3% और आज 9% बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है। जब हरियाणा आज देश में नंबर 1 बेरोजगारी में आ गया है, जब हरियाणा में रोजगार की कमी है, बाहर के लोगों को ये नौकरियां देते हैं, एससी और ओबीसी वर्ग को ये अलग सवाल कर पर देते एक हैं, वाक्य भी बोल पाया? 100 में से 40 आदमियों को ये छोड़ देते हैं, उसके बाद ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो शर्म की बात है। और फिर ये कहते हैं कि जी मैं धजिया उड़ा दूंगा। अरे धजिया तो आपने प्रदेश के किसान, जवान, एक नौजवान सवाल को उड़ाई पूछा है। था, और एक 2024 सवाल में पूछा था, धजिया जवाब नहीं है उड़ने कांग्रेस का के मामला प्रवक्ता के आपका है। पास। एक सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, इसी धजिया को कहते हैं धजिया उड़ना। और क्या मैं आपके नहीं नहीं मनीष जी, ठीक है, आपकी अब वो ये कह रहे थे कि आप आंकड़े के साथ बता जवाब दीजिए कि नहीं हमने आपसे बेहतर बाजी है। किया था, आप नहीं कर पाए, हरियाणा को और पीछे लेकर चले। महाराज नहीं। मैंने आपकी टी शर्ट हिसाब देना फाड़ी थी, पड़ेगा। आंकड़े पूछे थे, है नहीं आपके पास? आंकड़े में बता रहा हूँ ना, एचपीएससी का चेयरमैन करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ। ये बताओ आंकड़ा नौकरियों का। चलिए ठीक है, पंजेटा जी, अब मैं पंजेटा जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है वीरेंद्र जी, आकर वीरेंद्र जी, बताओ कितने लोगों एक को सेकंड, नियुक्तियां दी? अभी पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी,
ठीक है आपका खटाना जी, SPSC ठीक है, अध्यक्ष ठीक गिरफ्तार हुआ है है या खटाना नहीं जी, हुआ? आप ये कह रहे हैं कि इनके समय भ्रष्टाचार हो रहा था, वो ये कह रहे हैं वो पारदर्शिता से कर रहे थे। अब आप लोगों ने एक दूसरे को खुलेआम समझिए। भ्रष्टाचार। मैं पंजेटा जी का रुख करता हूँ, एक जाओ, सेकंड। बिजली ठीक विभाग है में जाओ, पंजेटा जी, हुडा में जाओ, कहीं भी जाओ। ठीक है। हरियाणा नहीं में नहीं बिना ठीक है, पैसे के कोई काम नहीं यही होता, तो कह रेट रहे थे ना, फिक्स है। तथ्यों और आंकड़ों 1 के लाख साथ वो पे, बात 2 करना लाख चाह रहे थे। पे, ठीक है, 50,000 अभी पे। आप पॉलिटिकल बात होगी ना, एक सेकंड अभी रजत जी, सरकार रजत जी, ठीक है खटाना जी, बात आ गई, आपकी बात आ गई। जाके हमारी कंप्लेंट ठीक है, करो। आपकी बात आ गई, अरे बात आ गई, बात आ गई। अभी पंजेटा जी, पंजेटा जी, जी आयुष जी। पंजेटा जी, ये जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें तथ्यात्मक सच्चाई है? देखिए आयुष जी, इसमें तो पूरा भी गहराई से जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अगर लगभग 40 पोस्ट खाली रही हैं, तो चाहे उसमें पिछड़ा वर्ग हो, एससी वर्ग हो, चाहे बीसी वर्ग हो, बीसीए, बीसीबी वर्ग हो, अगर 40 पोस्ट किस वजह से इसमें गहराई से अध्ययनता की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगी। और अगर उनका जो कोटा है, जो दिव्यांग भी हैं उसमें शामिल, अगर उनका कोई कोटा जो निर्धारित पोस्ट है, उनकी सैंक्शन पोस्ट है, उन सैंक्शन पोस्ट को अगर किसी भी तरीके से, वो क्या तरीका है क्या नहीं, उसके ज़रिए अगर सरकार ने उसको खाली रखने का काम किया है, तो वो भी उसमें भी गहराई से अध्ययनता की ज़रूरत निश्चित तौर के ऊपर पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो इससे पहले वाली थी उसमें क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे। मैं HSSC की बात नहीं कर रहा, ग्रुप 56-57 वो वाली नहीं बात कर रहा, लेकिन HPSC का भी जो था, उसका प्रीलिम्स का जो पेपर था, उसमें भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए थे। तो अभी तो हाँ, आज ही आया है रिजल्ट, तो अभी तो उसके अंदर डिटेल्स जो है सारी की सारी, अभी तो उसके ऊपर हम सारा का सारा नहीं कर पाए हैं, तो पूरा का पूरा तो नहीं मैं उसके ऊपर कोई अभी कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, इनके निश्चित समय तौर की पे लिस्टों का जरूर बता दें। जो मैंने कहा था, ये मान नहीं रहे उस बात को कि इनकी लिस्टें कैसी होती थी HPSC की, खटाना साहब की। हाँ, वो मुझे माननी पड़ेगी बात आपकी प्रोफेसर साहब। वो निश्चित तौर पे हमने हमारी पार्टी ने उसे जारी करने का काम किया था, और भी कई लिस्ट हैं, इंस्पेक्टर की लिस्ट भी है। चलिए, वो बात अलग है, विषय अलग है। आज का जो विषय हम उस पर रहेंगे, क्योंकि पिछली बारी वाला भी जो था, वो अनिल नागर वाला जो एपिसोड था, उसमें भी अलग अलग जगहों पे 350 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। OMR शीट्स जो थी, रोल नंबर थे उसके अंदर डायरेक्ट HCS के, और उसमें एक व्हाट्सएप चैट पे विधानसभा के पटल पे 5 करोड़ की जो बात थी पर HCS प्रॉपर के रेट की बात थी, तो वो भी विधानसभा के पटल पे रखी गई थी। तो अभी इसमें कहाँ पे लूप होल्स हैं, वो तो गहराई से, जैसे मैंने कहा, अध्ययन करने के बाद निश्चित तौर के वो उसके ऊपर वो जनता के समक्ष नहीं रखने ठीक का है, काम लेकिन किया पंजेटा जी, क्या जाएगा। आपको लग रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता होने के नाते, क्या वाकई में हरियाणा के जो युवा हैं उनको सही तरीके से उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, या उनके जॉब को कैसे सही तरीके से उनको दिया जाए, इस विषय में सही तरीके से गंभीर प्रयास नहीं है? क्या आप भी इसी स्टैंड पर हैं? नहीं, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्होंने चीफ फीडबैक ऑफिसर लगा रखे हैं SPDC के ऊपर, वो भी कोई उनकी कोई मेरिट नहीं है, और वो भी प्रदेश से बाहर के हैं। इन्होंने कई जगहों पे जो डोमिसाइल है उसको 15 से 5 वर्ष, और उसके बाद कहीं उसमें 3 वर्ष भी करने का काम किया है। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें इन्होंने बाहर के बच्चों को लगाने का काम किया है, जिसमें 80 से 90% बाहर के बच्चे हैं। पूरी की पूरी वो भी जब डिबेट चलेगी, मैं आपको सारी की सारी वो भी उसको भी बताने का काम करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ये करते आए हैं। और 29 बार पेपर लीक होना, बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर 1 होना, हर तीसरा पढ़ा लिखा बेरोजगार ग्रेजुएट बच्चा है जो बेरोजगार है, उसमें कौशल रोजगार के कितने हैं? हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी होते थे। आज इनकी सरकार के अंदर केवल 2,65,000 पक्के कर्मचारी हैं, जिसमें से 1,65,000 जो हैं वो ही पक्के हैं, और 1 लाख जो है वो कौशल रोजगार वाले हैं। उसके बाद OPS वाला जो मुद्दा है वो भी नहीं दे रही है। ओल्ड ठीक पेंशन है, तो स्कीम कुल वाला मिलाकर के मुद्दा आप भी है। ये कह रहे हैं कि जो प्रयास होने चाहिए उसमें आपको भी आपत्तियां हैं। निवान जी, ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन क्यों लग रहा है HPSC की भर्ती? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं डिबेट में। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दिए जाएं। और जहां तक चौहान साहब की बात है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कोई भी ऐसा डेटा नहीं दूंगा जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, और जिसका आप मेरे से बाद में डिटेल मांग सकते हैं। मैं आपको विद कटिंग या विद PDF भेज दूंगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। सर प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा।
तो ये मुद्दा जो आज हम लोगों ने पिक किया है, आम आदमी पार्टी ने पिक किया है, ये हमारे हिसाब से राइट नाउ हरियाणा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो ये युवाओं से जुड़ा हुआ है, एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और एक दो कास्ट बेस्ड हम हरियाणा में बोलते हैं कि किस तरह से जातिवादी की राजनीति हरियाणा में हर पार्टी करने की कोशिश करती है, ये उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है कहीं से। तो मैं तीनों चीजों को विद तथ्य आपके सामने रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तो जहां तक ये एचपीएससी की हम बात कर रहे हैं, एचपीएससी का जब एग्जाम ये हुआ था तब हम पूरा अच्छे से इसके ऊपर फोकस रिसर्च कर रहे थे कि जब इसके अंदर 40 क्वेश्चंस लास्ट ईयर से रिपीट हुए थे तो ये उसके बाद कोर्ट में चला गया था। कोर्ट के अंदर सरकार ने ये बोल दिया था कि ये जो एजेंसी है पेपर सेट करती है उसकी गलती है, और बाद में एजेंसी ने ये बोल दिया था कि पूरा का पूरा पेपर सेट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एचपीएससी की होती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन सरकार ने जो पेपर सेट वर्क करने वाली कंपनी होती है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने अपने पल्ले से झाड़ दिया। 40 सवाल पिछले साल से रिपीट हुए, पहला पॉइंट। उसके बाद 1600 लोगों को प्रीलिम्स में सिलेक्ट किया गया, उसके बाद 1600 में से सिर्फ 100 लोग जो बेसिक 45% क्राइटेरिया इन्होंने रखा ऑल सब्जेक्ट, उसमें से सिर्फ 100 लोग 61 लोग सिलेक्ट आगे हो पाए। जिन 100 लोगों 100 पोस्ट भरनी थी उसमें से सिर्फ 61 लोग बेसिक क्राइटेरिया ऑफ 45% पास कर पाए और आगे जा पाए इंटरव्यू राउंड में। अब मैं यहां पर एक चीज ये बोलना चाहता हूं, ये इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कह दिया जी भैया अगर पास ही नहीं कर पाओगे 45% तो इसमें सरकार की क्या गलती है? यही सरकार की गलती है, यही रॉटन सिस्टम है आपका सर, जिसकी वजह से 45% मार्क्स भी नहीं ले पा रहे हैं युवा। आपके एजुकेशन सिस्टम की यही खामियां हैं जिसमें 45% मार्क्स लेकर भी युवा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। केवल 100 युवा आपको चाहिए पोस्ट भरने के लिए और 100 युवा भी 45% मार्क्स नहीं ले पाए, ये पहली गलती है आपकी। उसके बाद 61 जो इन्होंने सिलेक्ट, 61 में से 61 का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में 61 में से ऑल 61 सिलेक्ट कर दिए। अब मैं उसका आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग और दे देता हूं। 61 में से 44 जनरल हैं, 6 आपके जो हैं वो अनुसूचित जाति से हैं, 3 बीसीए हैं, 1 बीसीबी है, 6 ईडब्ल्यूएस हैं। टोटल सीट्स थी 18 एससी की, जिसमें से सिर्फ 6 भरी गई। बीसीए की थी 10 सीट जिसमें से 3 भरी गई। बीसीबी की थी 5 सीट जिसमें से 1 भरी गई। ईएसएम की थी 6 सीट जिसमें से 1 भरी गई। दिव्यांग की थी 4 सीट, 4 की 4 खाली हैं। ये है इस सरकार की प्रायोरिटी। और सर ने कहा न्यूनतम एलिजिबिलिटी। सर ये न्यूनतम एलिजिबिलिटी जो है यही तो आपकी सरकार की विफलता है। आप 100 लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं स्टेट में ऐसी एजुकेशन देके जो 100 लोग एग्जाम क्लियर कर जाए। बहरहाल उसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसके बाद हम आते हैं करंट सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, युवाओं की सिचुएशन। 1,80,000 से ज्यादा इस समय पोस्ट खाली हैं हरियाणा में। उसके बाद 30,000 से ज्यादा पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ शिक्षकों की खाली हैं स्कूल्स में। 4,500 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हैं जो सीनियर प्रोफेसर की खाली हैं। क्या प्लान है इनके पास ये जॉब्स भरने का? युवा सड़क पे हैं। सीईटी में पहले इन्होंने युवा सड़कों पे लेके आए, उसके बाद जो एग्जाम ये लेकर आते हैं, सर जो एग्जाम ये करते हैं, मेरे थोड़े बहुत और पॉइंट्स है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप, बस 30 सेकंड साथ दे दीजिए। 30 सेकंड में आ रहा हूं, 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। उसके बाद सर ने डेटा मांगा मुझसे, मैं आपको डेटा देता हूं सर। 6 पीयून की जॉब निकलती है, हम नहीं कहते कोई जॉब बड़ी या छोटी होती है, सब रिस्पेक्टेबल जॉब है। 6 पीयून की जॉब निकलती है, उस पर 4431 लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें डॉक्टरेट्स होते हैं, जिनमें एमबीए होते हैं, जिनमें एमसीएज होते हैं, जिनमें पीएचडीज होते हैं। उसके बाद 60,000 टेम्परेरी जॉब्स आप लोग लिस्ट करते हैं जिसपे 13 लाख युवा अप्लाई करते हैं। 33.1% युवा आज ना हमारे स्टेट में जॉब कर रहा है, ना वो किसी स्कूल में या कॉलेज में एजुकेशन ले रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारा स्टेट आज नंबर 1 है। ये डेटा ये प्रूव करने के लिए काफी है कि आपकी सरकार युवाओं के प्रति, एजुकेशन के प्रति और एग्जाम्स कराने के प्रति 100% टोटली। चलिए अब मैं जवाब लेता हूं। निवान जी एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या दूसरे हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी पुअर है, तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी पिछले 8-9 सालों में पुअर हो गई। उससे पहले तो बिल्कुल राम राज्य था और सबके सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह सीधे आईसीएस टॉप करते थे। मैं ये कह रहा हूँ
कि एजुकेशन की क्वालिटी जो 2014 में सी थी, हमने 2023 तक उसमें बेहतरी लाई है, उसकी गुणवत्ता बढ़ी है। अब किसी एक परीक्षा में संयोग से अगर जो न्यूनतम अर्हता का, योग्यता का मानदंड तय किया हुआ है और हमने नहीं तय किया, हुड्डा साहब के जमाने से तय हो रखा है, अगर उस लाइन को, टच लाइन को, उस पाले को कम संख्या में जो पात्र कम संख्या में अभ्यर्थी छू पाए हैं, तो इसमें सरकार का दोष नहीं है भाई साहब। और सरकार का एक सेकंड पूरा करने दीजिए। इसमें सरकार को दोष देने की बजाय आपको यह कहना चाहिए कि हमने नियम तोड़कर, नियमों में ढील देकर नियुक्तियों में गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोई भी नियुक्ति वो पूर्व निर्धारित नियम के तहत होगी। खालाजी का बाड़ा नहीं है कांग्रेस के राज की तरह कि जिसको चाहो लगा दो। इनके यहाँ इनके विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार वही पात्रता से आगे निकलते थे। हमारे यहाँ इन जितने 61 लोग नियुक्त हुए हैं, उन सबकी बैकग्राउंड पता कर लेना, आपको पता चलेगा। हर जाति के लोग मिलेंगे और साधारण पृष्ठभूमि के मिलेंगे, वो विधायकों, सांसदों, सबके रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। दूसरी बात ये कि ये जो बेरोजगारी के आंकड़े लेकर आते हैं, आज दीपेंद्र हुड्डा की भी आपने बाइट सुनाई, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फर्जी आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री, दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद मीडिया के सामने बारंबार रखते रहते हैं, वो ये कह देते हैं अब भी कि हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार है, एक ईंट भी कोनी लागी और 5 लाख लोगों की पेंशन कट गई। जिस प्रदेश में केवल 20-22 हजार ऐसे लोग जो गलत पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन कट गई और लाखों लोगों की नई बन गई, वहां वो 5 लाख का फर्जी आंकड़ा देकर चले जाते हैं, मीडिया भी नहीं टोकता उनको। वहीं पर ये CMI नामक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी, जिसके डायरेक्टर इनकी मैनिफेस्टो कमेटी में रहे, रिकॉर्ड पर है, उसके दिए गए आंकड़ों को यहां लाकर के पेश कर देते हैं और फिर कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में, बहुत बुरा हाल है। असल बात यह है अतुल भाई कि इनके यहां ये जो आंकड़े दे रहे हैं, ये अपनी बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे हैं। इनको बेरोजगारों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। अगर ये सचमुच नहीं तो निवान जी ने तो इतने सारे आंकड़े रखे कि इतने पद खाली पड़े हुए हैं। पंजेटा जी ने बताया हमारे समय 4 लाख होते थे, आपके समय घटकर 2-2.5 लाख रह गए। भाई बताइए ना, ये कम कैसे हो गया? दो वाक्य मैं कह रहा हूं। जो इनकी चिंता है, अगर इनकी नौजवानों की असल जेन्युइन चिंता होती तो ये कहते मेरिट पर नौकरी दे रहे हो, बल्ले बल्ले, जो मेरिटोरियस है पद भरिए और मेरिटोरियस लोगों को लीजिए जो हमने लिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी इतने लोग पास क्यों नहीं हुए, अर्थात ये चाहते थे कि हम वो जो गुणवत्ता का मानक है उसको डाइल्यूट कर दें और जो भी आ रहा है उसको पास कर दें। पास कोई भी धक्के से नहीं होगा, धक्के से नहीं किया जाएगा। नियम कायदे के तहत परीक्षाएं हुई और जो लोग उत्तीर्ण हुए उनको इंटरव्यू में बुलाया। 61 लोगों ने पास की तो उनकी जाति के आधार पर पास नहीं हुई, जो उन्होंने परीक्षा में उत्तर लिखे उसके आधार पर वो पास हुए हैं। किसी एक वर्ग की सीटें किसी दूसरे वर्ग को नहीं दी गई, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। दूसरा, ये जो कहते हैं कि हम बैकवर्ड विरोधी हैं, इनसे ये पूछना बनता है कि भाई देश में बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी ने की। आप कौन लोग हो जो मेरिट के हत्यारे थे, जिला, जाति और नोटों का झोला देकर नौकरियां देते थे? वो लोग हम पर आरोप लगाने के लिए एलिजिबल कैसे हैं? सीधा सा सवाल हमारा तो इनसे यही। मनीष जी मैं बोलना चाहता हूं। मनीष जी आ रहा हूं, निवान जी एक सेकंड में। मनीष जी, मेरे भाई ने ये जो लीकेज, एक वाक्य मेरे से छूट गया साहब, ये उत्तर दे देंगे फिर उसका। ये वाला छोटी सी बात, ये लीकेज के आंकड़े दे रहे हैं ना, और ये कहते हैं HPSC के दफ्तर में पैसे मिले थे। भाई साहब, कहीं अगर लीकेज की खबर मिली तो पकड़ के जेल में ठूसा, कहीं कोई रिश्वत लेने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो जेल में ठूसा। आपके जमाने के गिरोह भी आज जेल में भेजे तो हमने भेजे हैं, आप तो मिलकर दुकान चलाते थे। नहीं ठीक है, चलिए अभी भी नहीं जवाब भी। मनीष जी, आप ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। मनीष जी,
मनीष। पकड़ते किसको? बीजेपी और किसको बीजेपी पकड़ते? चला रही है। आप मिलकर दुकान चलाते थे, इसलिए पकड़ किसी को नहीं पाते। चलिए अब मनीष जी से बात करें। हाँ मनीष जी ये एमएलए और मंत्रियों के रिश्तेदार मनीष जी, ये क्यों बनते थे? पैसे नहीं ले रहे। ये मंत्रियों के ठीक है, मंत्रियों वीरेंद्र के जी, ठीक है। रिश्तेदारों के बेटा नहीं है। बेटियां मनीष जी, IAS कैसे बनते थे? इसके मनीष जवाब दे दे कांग्रेस। वीरेंद्र जी आ गई बात, आ गई क्या आपकी ऊर्जा विभाग बात। में मनीष। पैसे नहीं ले रहे? क्या निगम में पैसे नहीं ले रहे? पीतल सबने विभाग बांट ठोका, रखे हैं। शिकायत करो, अंदर जाएगा। जिसको हमने तो आईएएस भी अंदर किए हैं, जो गड़बड़ करेगा IAS भीतर किसकी शय जाएगा। पर पैसे ले रहे हैं? शिकायत करिए, प्रमाण दीजिए। IAS किसकी शय पे पैसे ले रहे हैं? सरकार नहीं, की। नहीं, जेल जा रहे हैं, जेल सरकार जा रहे की हैं, शय पे। जेल। आपने उनको किसको पैसे पकड़ा था लेने ये के लिए बताओ? इनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है? सरकार। हम तो जेल ठोक रहे हैं। सरकार को ठीक है, लेकिन घटाना जी भाई देखिए, अगर आप सवाल उठाएंगे कि भाई पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही भर्ती प्रक्रिया, तो फिर घूम करके सुई वहीं आ जाएगी। आप लोग क्या कर रहे थे, उससे कंपेयर होना लग जाएगा। देखिए, जितनी भी भर्तियां पिछले 9 साल के सरकार बीजेपी और जेजेपी के कार्यकाल में हुई, उनमें से लगभग 29 बार, मेरे भाई ने बताया, पूरे हरियाणा वासी बताया कि 29 बार पेपर लीक हुआ, आधी बार इनके इंटरव्यू नहीं हुए और आधी बार ये कोर्ट में अटक गई। और जितनी भी भर्तियां हुई उसमें से 80% लोग प्रदेश के बाहर के लोग थे। अब इनकी जो भर्ती इन्होंने करी है, अगर 100 में ये से अपना 60 पास 80% वाला एक मिनट। आंकड़ा साबित कर दे, आंकड़ा मनीष देखिए, खटाना 153 झूठ बोल दो चैनल पे बैठ के। मनीष जी आप कह रहे भाई, आप देखिए वीरेंद्र जी को इस बात से एतराज है कि भाई ये 80% वाला आंकड़ा गलत नहीं है। आऊंगा आज के बाद। मार के अरे इतनी झूठ यार, आप SDO की लिस्ट भूपेंद्र निकालो। हुड्डा को कंपटीशन दोगे क्या झूठ बोलने में? निकालो। 80% का आंकड़ा मनीष नहीं ठीक है, लेकिन 80% वाला डाटा कहाँ से आया मनीष जी? मनीष जी उसकी ऑथेंटिसिटी तो बतानी पड़ेगी ना कि आप 80% का जो डाटा दे रहे हैं वो कहाँ से लाए? बाहर के हैं, टेलीविजन पर आना छोड़ दूंगा। अरे झूठा सिंह खटाना जी, मैं टेलीविजन पर नहीं आऊंगा आज के बाद। ये साबित करो, और नहीं तो अदालत ले जाऊंगा, घसीट के जवाब नहीं दे पाओगे। साबित करो। चलिए ठीक है, झूठ मत बोलो। ठीक है, एक डेटा सेकंड पर आओ। मनीष जी, ये 80% वाला डाटा कहाँ से लाए? 80% वाला डाटा कहाँ से आया? एक सेकंड, 80% वाला डाटा कहाँ से? 80% बाहर के लग गए, कितने झूठे लोग हैं ये? एक एसडीओ बाहर के थे जो अरे 80% सारी का कह रहे हो, अभी पलट गए, अध्यापक बाहर के अभी थे। पलट गए, अभी पलट गए। लोग सुन भी रहे, देख भी रहे हैं, बेनकाब होने की। चलिए ठीक है, एक सेकंड, एक छोटा सा रिएक्शन पंजेटा जी से। पंजेटा जी, इसको कहते हैं एक धज्जियां सेकंड। उड़ना। पंजेटा जी, जो लूप होल्स है उसको हम लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहले से कहीं बेहतर है। यही स्टैंड है अभी मौजूदा पार्टी का। एक सेकंड मनीष जी, वीरेंद्र जी, एक सेकंड। पंजेटा जी, ऐसा है कि 2019 की बात है जहां 80 में से केवल 2 हरियाणा के थे। उसमें से जब 2019 में HCS थे वो केवल 1/3 हरियाणा के थे उसमें से। और 2020-21 में जो SDO भर्ती हुए 180 में से केवल 22 ही जो थे वो हरियाणा के थे, बाकी बाहर के थे। 2019 में जो प्रोफेसर थे, टोटल भर्तियों की बात हो रही है, गुमराह मत करिए। वो डाटा भर्तियों की बात हो रही है, मिस्टर खटाना और मिस्टर पंजेटा। यही तो कह रहा हूँ, ये झूठा माया जाल तो नहीं चलेगा ना। भर्ती हुए थे उसमें माया जाल नहीं चल पाएगा खटाना जी, यही तो फंसते हो यार। बहुत सी भर्तियां हैं जहाँ जिन्हें बाहर के खुला लोगों चैलेंज को किया है। अगर 1,05,000 में अरे भाई ठीक है, खटाना जी एक सेकंड, अभी पंजेटा जी को सुनिए तो भाई, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए पंजेटा जी को सुनिए, पंजेटा जी। टेलीविजन पर, और मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हरियाणा को 5 बार जलाया, उसके बाद अब जलाने पे आ गए, अब जलाने पे आ गए, अब जलाने अरे पे भाई आ यहाँ गए। फैक्ट्स की बात हो रही है, अब आप लोग ठीक है, एक सेकंड पहले पंजेटा जी को सुन लिए, पंजेटा जी को। मनीष जी, अरे मनीष जी आपकी मतलब की बात कर रहे हैं, आप तो डाटा नहीं रख रहे थे, पंजेटा जी रख रहे हैं। सुनिए तो पहले, सुनिए। उसके बावजूद 80% ये कह रहे हैं बाहर के हैं। फिर से दोहराता हूँ, साबित करिए, वरना टेलीविजन पर मत आना आज के बाद। मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं छोटूंगा ना, मैं तो कहने लग रहा हूँ। अरे झूठे लोगों में तो कह रहा हूँ, अपने आप जिम्मेदारी ले रहा हूँ। नहीं ठीक है मनीष जी, वो डाटा भेज दीजिएगा, वीरेंद्र जी को भेज दीजिएगा, अगर आपके पास है तो वो डाटा भेजिएगा। चुनौती तो मैं ही दे रहा हूँ, चुनौती तो मैं दे रहा हूँ। 1,05,000 नौकरियां दी हैं, उनमें से अगर 80% बाहर की हो तो मुझे टेलीविजन पर आने के बाद हक मिलेगा। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन निवान जी का भी, निवान जी, ठीक है निवान जी, हाँ निवान जी को भी आपत्ति थी, एक सेकंड ठीक है। अरे मनीष जी, निवान सर जी, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता, आप मेरे बीच में प्लीज मत बोलिएगा। और जहाँ तक मेरे डेटा की बात है, आप चैलेंज कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको विद प्रूफ दे दूंगा। कुछ नहीं कहा,
मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहा हूँ विनम्रता के साथ और खुली चुनौती दे रहा हूँ। हाँ ठीक है निवान जी, निवान जी, निवान जी। बस सर मैं बोलना चाहता हूँ सर। साहब मैं भी आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। अरे अब खटाना जी भाई सुनिए पूरा हरियाणा जानता अरे है। खटाना जी सुन लीजिए भाई, सुनिए अभी निवान जी को बोलने दीजिए भाई, निवान जी। बीजेपी की सवारी कर ली दोनों ने महकमे। अरे भाई खटाना जी थोड़ा डाटा की बात हो जाए, थोड़ा डाटा की बात हो जाए, ये पॉलिटिकल बातें आप लोग करते रहिएगा। एक सेकंड निवान जी सर, कितने कन्वीनियंटली सर ने कह दिया कि अगर ये लोग पास ही नहीं हो पाए तो क्या ये मानते हैं कि हरियाणा के युवा इतने भी क्वाइट या इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है कि सिर्फ 100 लोग भी हरियाणा में नहीं ढूंढ पाए ये लोग जो ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है। हम हरियाणा के ढूंढने युवाओं नहीं का। जाते, पहली परीक्षा बात, लेते हैं महाराज, सर परीक्षा लेते हैं ना। मुझे बोलने दीजिए। कभी पास हो जाते हैं, कभी रह जाते हैं। आपने कहा हम कोई कि टॉर्च लेके जाते हैं क्या ढूंढने? 100 लोग भी 45% मार्क्स नहीं ले पाए, ये बोला आपने। ये फैक्ट है, रिकॉर्ड पर है, कुछ गलत नहीं बोला। हजारों में से 45% मार्क्स लेने वाले बच्चे भी नहीं है हमारे स्टेट में, ये कहना चाह रहे हैं। ये 2 साल के इसमें अंदर धांधली कैसे हुई ये बताओ सर। धांधली कैसे हुई ये बता दो। 2 साल में आपने क्या करा? आप धांधली कह रही है ना आपकी पार्टी। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें धांधली कैसे हो गई? परीक्षा पास नहीं इसलिए तो धांधली भाजपा ने कर ली, धांधली एचपीएससी ने कर ली। मेरे को बोलिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप आरोप लगाइए लोगों ने पास नहीं की, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इससे धांधली कैसे साबित होती है? धांधली है कि नहीं है ये मैटर कोर्ट में है, कोर्ट को साबित करने दीजिए। मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आपको आपने आंकड़े मान दे रहा लिया हूँ कि सर। धांधली नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आज देखिए सर, नहीं वो मान रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं है। मेरे निवान जी की बात मैं समझ गया, उनका ये कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं है। अगर क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस होता तो ये बच्चे क्लियर कर दें। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज इन्होंने धांधली की बात सर, की है। अगर आप ही बोलते रहेंगे सर तो हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला था धांधली। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हम ये टंके की अगर आप बोलते रहेंगे तो मेरे आने का क्या फायदा सर? मेरे को सुन भी लीजिए ना। आप माफी मांग लीजिए। मैं आपसे उपाध्यक्ष ने सारे माफी मांग रहे हैं। कहा उन्होंने धांधली का आरोप गलत है, मान रहे हो? देखिए, अगर आपको पॉलिटिकली बयान करते रहने हैं और आपको तथ्यों पे बात नहीं करनी तो आप फ्री का हैं। आरोप गलत है ये। ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये जो रिजल्ट आया उस पर भी आप देख रहे हैं सवाल है, और साथ ही साथ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पर जो स्टैंड है वो किस तरीके से क्लियर होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना।